चलिए आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग जानेंगे, जैसे कि सेल किसको कहा जाता है, वैलेंस सेल किसको कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, वैलेंसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वैलेंस किसे निकालते हैं, किसी भी एटम का वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, उन सारे चीज़ों के बारे में मैंने बताया था कि हम बताएंगे। तो आज मैं उसी के बारे में आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग का है सेल, ठीक है, इसी को एनर्जी लेवल बोला जाता है, ऑर्बिट भी बोलते हैं हम लोग इसको। दूसरा है वैलेंस सेल, तीसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर है वैलेंसी। ठीक है, कैसे वैलेंसी फाइंड करेंगे हम, वैलेंस सेल किसको कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, सेल किसको कहेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट कर होकर के आप सुनिएगा। देखिए, हम लोग एक एटम लेते हैं। हम लोग पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था, बताया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो एटम, दुनिया का कोई भी एटम हो, किसी भी एलिमेंट का एटम को लीजिए आप, तो उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए जाए ये स्फेयर है, इस स्फेयर स्ट्रक्चर का एटम, ये कोई एक एटम। और ये भी मैंने बताया था कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के। किसी भी एटम के 3 एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो और ये भी मैंने बताया था कि ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं एटम में कहाँ रहते हैं, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जान लिया, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है। उस सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उस सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वही चीज को, वही सर्कुलर पाथ को सेल कहा जाता है, जिसको एनर्जी लेवल हम लोग बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये एटम है, एटम का ये एक सेंटर, कैसा सेंटर, तो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम का। और इसी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को एटम का न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है इस एटम का पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस सेंटर में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसमें होते हैं, इसी के वजह से इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बोल रहे हैं। और यही पॉजिटिवली चार्ज सेंटर क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। तो आइए कि इसको पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोलेंगे, इसलिए क्योंकि एटम का 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करता है। यानी इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस है। कैसा पार्टिकल्स है ये चार्जलेस, यानी न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। तो हमारा जो ये सेंटर जो है एटम का ये सेंटर, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, बट
प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसी भी एटम में जितने एटम होती, जितने प्रोटॉन होते हैं वो पूरे प्रोटॉन इस सेंटर में होते हैं, और हर प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ये सेंटर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रहता है, और इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ एक सर्कल के जैसा एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है। ये सर्कुलर पाथ, यही सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है? सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो ये सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहलाता। समझ में आई बात? ये न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ है, इसी सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे, सेल किसे कहते हैं? तो लिखेगा द सर्कुलर पाथ ऑफ the circular path around the nucleus of an atom is called सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो सेल जो है ना, हर एटम में अलग अलग नंबर ऑफ सेल होते हैं। किसी एटम में 1 सेल होगा, किसी एटम में 2 सेल होगा, किसी में 3 होते हैं ये सेल, किसी में 4 होते हैं, और किसी में मोर देन 4 सेल होते हैं। तो आती है बात यहाँ पे कि आखिर ये सेल कैसे हम पता करेंगे कि इसमें कितना सेल होता है? ठीक है ना? तो जो सेल जो होता है ना, सेल किसी भी एटम का, वो डिपेंड करता है उस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सेल। समझ में आई बात? एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही बराबर उसमें, उस एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो किसी भी एटम का जितना इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन से आप क्लियर कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा उस एटम में। कैसे? मैं बताता हूं। देखिए, ये जो सेल जो होते हैं ना, बहुत होते हैं। तो किसी भी एटम का जो फर्स्ट सेल होता है, ये फर्स्ट सेल है, और फर्स्ट सेल को हम लोग के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। किसी भी एटम का जो फर्स्ट सेल होगा उसका नाम के है। ये K1 का मतलब पहला सेल। अगर दूसरा सेल होगा इसके बाहर एक और सेल, एक और सर्कुलर पाथ, इसका नाम L होगा, और ये सेकेंड सेल कहलाएगा। अगर और सेल है अगर, तो ये थर्ड सेल होगा। क्या होगा? ये थर्ड सेल होगा, और थर्ड सेल का नाम होता है M। इसको थर्ड सेल ये हुआ। अगर और है, मान लीजिए फोर्थ सेल है, तो ये हो जाएगा आपका N, ये फोर्थ नंबर सेल हो गया। ठीक है? और हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ? इन्हीं सेल में, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, K, L, M, N, इन्हीं सारे सेल में रिवॉल्व करते, रिवॉल्व मतलब वो घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो एटम का सेल में रहता है, वो रिवॉल्व करता है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है? तो हम ये जानेंगे अभी कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल में रहता है ना। कहाँ रहता है? सेल में। किस तरह से रहता है? समझाया बात? किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पहले में कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा, सब सेल की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करने की अलग अलग। पहला सेल देख लीजिए, पहला K है, दूसरा L, तीसरा N, चौथा N। तो पहला सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना हो ज्यादा? तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा पहला सेल में। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बोलिए तो कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को उनके सेल में, किसके सेल में, एटम के सेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, सेल में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को सेल में, डिफरेंट सेल में पुट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है तो उनके इलेक्ट्रॉन को उनके सेलों में रखना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये हम वैलेंस सेल को जानेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानेंगे और वैलेंसी को जानेंगे। ठीक है, मेरा सेल क्लियर हो गया। हम वैलेंस सेल को करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं, इससे पिछले वाले वीडियो को देखिएगा आप, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन को पुट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। देखिए हम एक एटम लेते हैं सोडियम, कौन लिया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जितना एटॉमिक नंबर, ये 80 मतलब एटॉमिक, और एनो से नंबर, एटॉमिक नंबर का कितना है, सोडियम का 11 है। जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम का, तो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन को हम इनके सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिया एक न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस लिया। सोडियम एटम में जितना भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सब का सब कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, चला गया न्यूक्लियस में। 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें 11 प्रोटॉन भी होता है, तो 11 का 11 पूरा प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस में आ गया। हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे हम अभी बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है, उसी को सेल बोलते हैं, और सेल में ही कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस हुआ, इसके चारों तरफ ये सेल, फर्स्ट सेल हुआ, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 11 है। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन में से इसमें कितना जाएगा, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन को, 2 को, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। समझ में आ रहा बात, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखिए आप, फिर भी बच गया इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, अब वो कहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट सेल में जाएगा। अब ये सेकेंड सेल, ये हुआ आपका फर्स्ट सेल के, ये हो रहा आपका सेकेंड सेल एल। तो सेकेंड सेल की कैपेसिटी कितनी है, 8। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 9, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर जब 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसमें 4 जगहों में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, ऐसा चार्ट हो गया। हम, मेरे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना, 5। तो अब सेकेंड सेल में डाल रहे हैं, सेकेंड की कैपेसिटी है 8, इसमें 8 मैक्सिमम जाएगा, मेरे पास 9 है, इसमें से 4 तो फिल हो गया। तो आप 4 को और, तो इसको पेयर कर दिए, जहां जहां पे चारों जगह में दिया ना, तो वो चारों को पेयर कर दिए, तो 2 4 6, 2 4 6 8, और 2 तो फर्स्ट सेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके बाद वाले सेल में, लास्ट सेल बोला जाए, थर्ड सेल हुआ। देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। देखिए टोटल सेल कितना हुआ, पहला सेल के, दूसरा एल, ये थर्ड सेल एम हो गया, पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितना, 8, तीसरे में कितना आया, 1। तो देखिए यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हुआ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक अलग हो, इस तरह से फिल हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरा में 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। समझ में आ रही है बात। देखिए वैलेंस सेल यहाँ पर देखिए कैसे वैलेंस सेल को मैं बता रहा हूँ। बताइए इस सोडियम एटम का टोटल सेल कितना इसमें हुआ। देखिए पहला सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, 3 तो सेल हुआ। तो इस 3 सेल में सबसे लास्ट वाला जो सेल है ना, लास्ट वाला सेल को ही क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
आउटर मोस्ट सेल, और ये आउटर मोस्ट सेल ही कहलाता है वैलेंस सेल। क्या कहलाता है? वैलेंस सेल कहलाता है। किसी भी एटम में जितना सेल है तो उन सेलों में जो सबसे लार्ज वाला सेल होगा, सबसे लार्ज सेल को आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल क्या कहलाता है? वैलेंस सेल। बताइए इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसमें 3 तो सेल, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों सेल में लास्ट वाला सेल कौन हो रहा है? एम हो रहा है। लास्ट सेल एम ना, तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल एम हो गया। आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। हमारा वैलेंस सेल कौन हुआ? तीसरा सेल एम। समझा बात? यानी कि किसी भी एटम का जो लास्ट सेल होगा बोला जाए तो आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसी को बोला जाता है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल का यहां पर देखो डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। वैलेंस सेल, द आउटर मोस्ट cell of an atom is called वैलेंस सेल। is called वैलेंस सेल। किसी भी एटम का सबसे जो लास्ट वाला सेल होता है, लास्ट वाले को आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है, उसी सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। यहाँ पे सोडियम का वैलेंस सेल कौन हुआ? ये सोडियम का अगर वैलेंस सेल पूछे तो एम हुआ। क्या हुआ? एम हो गया। यानी ये थर्ड वाला सेल जो है वैलेंस सेल कहलाया इसका। तो वैलेंस सेल भी आपका क्लियर हो गया जी। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। आप किसमें आएंगे? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जान गए, ये अब एक चुटकी में इसको हम क्लियर करेंगे। 1 मिनट का टाइम लेंगे, उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का और टाइम लेंगे हम, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस सेल तो समझ में आ गया। किसी भी एटम का जो लास्ट वाला सेल होता है ना, आउटर मोस्ट सेल, उसी सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है। सोडियम का यहाँ पे हम लोग लिया था एग्जांपल, सोडियम का वैलेंस सेल इनका है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। किसी भी एटम का जो वैलेंस सेल हुआ तो वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब बताइए सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया हम लोग, ये सोडियम का है Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मेरा पहला सेल हुआ, ये मेरा दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा, और यही तो सबसे लास्ट वाला सेल हुआ ना। तो इसी सेल को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? वैलेंस सेल बोल रहे हैं हम लोग। ये सबसे लास्ट का सेल हुआ कि नहीं हुआ? और इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग वैलेंस सेल ना। तो इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में हमारा जो वैलेंस सेल यही ना हुआ, यही ना है मेरा लास्ट वाला सेल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो हमारा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हुआ। कितना? 1। वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये हमारा लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और लास्ट सेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन which exists in valence cell. Valence cell is called valence electron. Valence electron. ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विच जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कहाँ? इन वैलेंस सेल में इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस सेल क्या है भाई? तो किसी भी एटम का लास्ट वाला सेल को बोला जाता है। तो ये एक एटम का क्या सेल का स्ट्रक्चर है? ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है एटम का, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, और जो थर्ड सेल तो यही लास्ट सेल हो गया। अगर किसी में 2 सेल रहेगा तो उसका दूसरा सेल कहलाएगा लास्ट सेल। किसी में 1 ही सेल रहेगा तो उसका पहला ही सेल क्या कहलाएगा? लास्ट सेल। और लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 सेल है तो इसका तीसरा सेल वैलेंस सेल कहलाएगा। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम का किया था, तो सोडियम का वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो 20 से 1 है। किसका भाई ये? किसका है ये? सोडियम का। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है।
Na से सोडियम का सिंबल है। समझ में आ गया बात? अब देखिए हम लोग जानेंगे वैलेंसी। क्या? वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है। एकदम 2 मिनट का ये है। वैलेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम का वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। याद रखिए, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो या 4 हो, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेकर के 4 तक है तब उसका वैलेंसी वही खुद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 या 3 या 4 होगा तो ये 1 2 3 4 जो है ना, ये खुद ही उनके क्या कहलाएंगे, वैलेंसी हो जाएंगे। बट अगर किसी एटम का वैलेंस सेल मतलब लास्ट वाला सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से ज्यादा होगा, तब उसका वैलेंसी कैसे निकलेगा, हम 8 में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ गया बात? हो गया? देखिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी का निकालने का देखिए, if any atom contains valence electron 1 2 3 4, then their valency is itself वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने ये बात बोला कि अगर कोई एटम कंटेन्स करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1 2 या 3 या 4, देन तब देयर वैलेंसी, उसकी वैलेंसी होती है इटसेल्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो खुद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी होगी। जैसे में देखो, बताओ ये सोडियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ सोडियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितना उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होती है वही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कहलाया। हम मैंने वैलेंसी के लिए बताया कि अगर किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या 3 या 4 तक रहेगा तब उसका वैलेंसी वो खुद वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बताओ सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, खुद यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसकी वैलेंसी क्या होगी सोडियम की, ये खुद इसकी वैलेंसी जो है, वैलेंसी ये खुद 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अगर सोडियम की जगह पे अगर कोई दूसरा एटम ले लें हम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाएगा तो पहला में 2 जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में 2 जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी एटॉमिक नंबर 12 होती है। अब एटॉमिक नंबर 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 2। तो बताइए इसका लास्ट सेल कौन हुआ, ये वाला, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हो गया, तो यही लास्ट हो रहा है। और लास्ट वाले सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। बताइए, इसको देखिए, पढ़िए, क्या मैंने लिखा है कि अगर कोई भी एटम अपने वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन को रखता है, अगर किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 होगा तब उसकी वैलेंसी वो खुद वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, 2, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वैलेंसी 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर एक और एलिमेंट एटम लेते हैं एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहले में 2,
दूसरे में 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर बचा कितना? 3, वो तीसरा में जाएगा यहाँ पे। बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल का इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। तो लास्ट सेल ये है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। अब पूछेगा कि वैलेंसी बताइए जी, बी से वैलेंसी, बी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी में क्या बताया कि किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 रहेगा या 4 रहेगा तो वही खुद हो जाएगा, खुद रहेगा। तो यहाँ पे 3 है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी भी 3 हो जाएगा। लेकिन बस एक छोटा सा चीज और, अगर 4 से ज्यादा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा रहेगा तब उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर if valence electron is more than 4, if valence electron is more than 4, then the valency is calculated by subtracting 8 of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा अगर आ जाए तब उसकी वैलेंसी कैसे करेंगे हम? तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस करेंगे। कितना से माइनस करेंगे? 8 से माइनस करेंगे। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा आ जाएगा, मान लो किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी एटम का लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 5 हो जाएगा तब उसकी वैलेंसी 8 में से माइनस करें। देखो एग्जांपल, फास्फोरस का 5 15 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 10 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 5। देखिए मोर देन 5, 4 से ज्यादा है कि नहीं ये? तब इसकी जो वैलेंसी जो होगी वो 8 में से किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होगा। तो V में से V मतलब वैलेंसी 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी ऑफ फास्फोरस 3 हो गई। मेरा बात ये होता है। चलिए ठीक है, आज के बाद इसके साथ मैं अपना एंड करता हूँ क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और फिर